नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे थे मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग मराठा साम्राज्य और उसके संघ पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 17, ये अध्याय दोस्तों यहाँ से मराठा साम्राज्य से लगभग जो मध्यकालीन भारत है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो है दोस्तों हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहले मैप सेक्शन पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो ये जो था दोस्तों, ये येलो कलर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा एरिया क्या था, मराठों के अधीन था। मराठा साम्राज्य यहीं पर जो है तो फला फूला था, यहीं पर उसकी क्या हुई थी, उसका जो है तो शासन स्थापित हुआ था। यहीं पर उसने क्या किया था, इस पूरे येलो वाले रीजन में ही उसका क्या था, शासन था। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं इस नोट सीरीज को और आज के इस टॉपिक को, मराठा संघ, मराठा साम्राज्य और संघ। उद्भव कैसे हुआ मराठों का, पहले ये देख लेते हैं। तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का जैसे ही विघटन हुआ, विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके साथ साथ ही भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी शुरू हो गई। तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जैसे ही क्या हुआ, विघटित होने लगा, मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसी के साथ साथ क्या हुआ, भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी शुरू हो गई। तो जो भारत था वहाँ पे जो स्वतंत्र राज्य थे, वहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी शुरू हो गई। और अस्तित्व में आ रहे नए स्वतंत्र राज्यों में मराठा का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो उस समय जो स्वतंत्र राज्य जो अस्तित्व में आ रहे थे, उन नए स्वतंत्र राज्यों में मराठों का उद्भव क्या था, एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मराठों के उत्कर्ष में अनेक कारकों का योगदान रहा। तो एक जो है तो मजबूत राज्य के रूप में मराठों का उत्कर्ष क्या था, अनेक कारकों का, उत्कर्ष में अनेक कारकों का योगदान रहा, जिनमें भौगोलिक परिस्थिति, अब जो कारक थे उनमें भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां और मराठा संत कवियों की प्रेरणा। तो तीन क्या थे, महत्वपूर्ण कारक थे। एक तो क्या था, भौगोलिक परिस्थिति, दूसरा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, और तीसरा मराठा संत कवियों की प्रेरणा महत्वपूर्ण थी। तो मराठा संत कवियों की प्रेरणा, भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां क्या थी, मराठों के उत्कर्ष का कारण बनी। और प्रारंभ में मराठा सिपह सालार और मनसबदार के रूप में बीजापुर और अहमदनगर राज्य में नौकरी करते थे। तो शुरू में क्या था, जो मराठे थे वो क्या करते थे, सिपह सालार और मनसब के रूप में बीजापुर और अहमदनगर राज्य में क्या करते थे, नौकरी करते थे। तो प्रारंभ में मराठा सिपह सालार और मनसब के रूप में बीजापुर और अहमदनगर राज्य में नौकरी करते थे। और अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, शिवाजी को देखेंगे, उनके बाद फिर उनके उत्तराधिकारियों को देखेंगे। तो सबसे पहले शिवाजी को देख लेते हैं। तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ और मृत्यु 1680 में हुई। तो उनका शिवाजी का जो टाइम पीरियड था, तो यदि आप लोगों को मेंस में 3 मार्कर में क्वेश्चन आए शिवाजी, तो आप क्या लिखेंगे, शिवाजी, फिर उसके आगे जो है तो कोष्टक में लिख देंगे 1627 1680, फिर लिख देंगे जन्म पूना के निकट सिवनेर किले में, है ना। फिर आगे लिख देंगे कि और शिवाजी के फिर बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको 1-2 पॉइंट में लिख देंगे। इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है तो इस तरह से आप लोगों के ये प्रश्न तैयार होते चलेंगे। और
इस तरह से आप लोग जो है तो इन प्रश्नों को भी जो है तो पढ़ते समय ध्यान में रखेंगे। 3 मार्कर और 5 मार्कर में इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, शिवाजी के बारे में पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको आप लोग जो है तो एक जो है तो नोटबुक में लिख लेंगे। तो शिवाजी का जन्म पुणे के निकट सिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। तो शिवाजी क्या थे, शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करके हिंदू धर्मों धारक और गैर ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी उपाधि धारण की। तो शिवाजी ने क्या किया था, एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करी और हिंदू धर्मोद्धारक और हिंदुओं के धर्म के उद्धारक के रूप में और गैर ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी उपाधियों को धारण किया। शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक कोंडदेव तथा समर्थ गुरु रामदास थे। तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे, कोंडदेव थे, और शिक्षक कौन थे, तो समर्थ गुरु रामदास थे। आगे दोस्तों शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया। तो शिवाजी ने क्या किया था, 1656 ईस्वी में रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया। शिवाजी ने अपने राज्य के विस्तार का आरंभ 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीतकर किया था। तो शिवाजी ने क्या किया था, अपने राज्य का जो विस्तार था उसका आरंभ 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को क्या किया था, जीतकर प्रारंभ किया था। इसके पश्चात 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर भी शिवाजी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो शिवाजी के राज्य विस्तार का जो पहला क्रम था वो क्या था, 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीतना, और उसके बाद उन्होंने 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर भी क्या किया, अपना आधिपत्य कर लिया। शिवाजी की विस्तारवादी नीति से बीजापुर का शासक सुसंगित हो गया था। तो शिवाजी की जैसे विस्तारवादी नीति थी, उस नीति को देख करके जो बीजापुर का क्या था, शासक था, वो सुसंगित हो गया था और उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए सरदार अफजल खां को भेजा। तो उसने क्या किया था, शिवाजी की जो ताकत बढ़ रही थी उसको दबाने के लिए सरदार अफजल खां को भेजा। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। और शिवाजी ने क्या किया, 1659 ईस्वी में अफजल खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो शिवाजी ने क्या किया, 1659 ईस्वी में अफजल खां को भी पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। तो शिवाजी की जो जैसे ताकत बढ़ रही थी उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देख करके औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाया। तो जो शाइस्ता खां था उसको औरंगजेब ने क्या किया, दक्षिण का जो उसका औरंगजेब का क्षेत्र था उसका गवर्नर नियुक्त कर दिया। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को पराजित किया और शिवाजी ने क्या किया, 1663 ईस्वी में पुनः शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया। तो यहाँ पे क्रम आप लोग देखते चलेंगे दोस्तों। पहले क्या हुआ, 1656 में रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया उन्होंने। फिर सबसे पहले जब उन्होंने विस्तार किया था तो बीजापुर के सिंहगढ़ किले को 1643 में जीता था। तोरण के किले पर भी 1646 में शिवाजी ने अधिकार किया था। फिर बीजापुर का शासक जब डरा तो उसने क्या किया, अपने जो है तो सरदार अफजल खां को भेजा, लेकिन 1659 में अफजल खां को भी शिवाजी ने पराजित करा और उसकी हत्या कर दी। शिवाजी की जो बढ़ती शक्ति थी उससे जो है तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उसने भी घबरा करके क्या किया, शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया। तत्पश्चात शिवाजी ने 1643 ईस्वी में उसको भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। शाइस्ता खां को भी क्या किया, पराजित किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा। तो औरंगजेब ने क्या किया, जब शाइस्ता खां असफल हो गया, जब शाइस्ता खां भी पराजित हो गया, तो उसके बाद शिवाजी ने क्या, शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए, शिवाजी की शक्ति को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत भेजा। तो जो आमेर के क्या थे, मिर्जा राजा थे जय सिंह, उनको दक्षिण भारत में है ना भेजा। जय सिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी के बाद जून 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। तो जय सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी के बाद से
जून 1965 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। तो जो मुगल थे और शिवाजी थे उनके बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें जय सिंह नेतृत्व कर रहा था मुगलों का, और शिवाजी, एक तरफ जय सिंह जो कि मुगलों का नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ शिवाजी थे, दोनों के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड था। और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध अभियान जो है तो छेड़ करके क्या किया, पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए किलों को पुनः जीत लिया। तो 1670 ईस्वी में क्या हुआ, शिवाजी ने क्या किया, मुगलों के विरुद्ध फिर से अभियान किया और क्या किया, पुरंदर की संधि द्वारा जो क्षेत्र उन्होंने खो दिया था शिवाजी ने, उन्होंने उसको पुनः जीत लिया। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा तथा मुगलों से चौथ की मांग की। तो 1670 ईस्वी में शिवाजी जो थे उन्होंने मुगलों को लूटा, शिवाजी ने सूरत को लूटा तथा मुगलों से चौथ की मांग की, मुगलों से एक चौथ नामक कर की मांग करी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि धारण की। तो 1674 ईस्वी में उन्होंने रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि को धारण किया, साथ ही साथ अपना राज्याभिषेक भी कराया, साथ ही साथ स्वयं को राजा भी घोषित किया। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 में कर्नाटक अभियान था। तो राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का जो अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था वो कौन था, तो वो अभियान 1676 का कर्नाटक अभियान था। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जन्म इनका हुआ था शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था और मृत्यु कितनी हुई, तो मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई। अब देख लेते हैं शिवाजी का प्रशासन कैसा था। तो शिवाजी के प्रशासन में किस तरह से वो प्रशासन चलाते थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था अधिकांशतः दक्कन की सल्तनतों से ली गई थी। तो जो दक्षिण भारत की सल्तनतें थी उनकी प्रशासन व्यवस्था से ही शिवाजी ने स्वयं की प्रशासन व्यवस्था को लिया था, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। तो शिवाजी की शासन व्यवस्था जो थी जिसको दक्कन की सल्तनतों से लिया गया था, उसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। शिवाजी ने अष्ट प्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की थी। तो शिवाजी ने क्या किया था, अष्ट प्रधान नामक मंत्रियों की स्थापना की थी। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, समझाइए। 5 मार्कर में ये प्रश्न बनेगा, 5 मार्कर और 11 मार्कर में भी बन सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि शिवाजी ने अष्ट प्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की भी स्थापना की थी। ये मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्य संभालते थे। तो जो अष्ट प्रधान थे ये क्या करते थे, मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्य संभालते थे। शिवाजी के अष्ट प्रधान निम्नलिखित थे। तो शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे वो इस प्रकार से थे। पहला था पेशवा, यह क्या था, प्रधान का सर्वोच्च पद था। तो जो पेशवा था ये क्या था, अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद था। तो पेशवा अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद था। यह राजा और राज्य का प्रधानमंत्री था। तो ये क्या होता था, राजा का भी प्रधानमंत्री था और राज्य का भी प्रधानमंत्री था। मजूमदार या अमात्य क्या था, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो दूसरा कौन था, पहला पेशवा था, दूसरा मजूमदार या अमात्य था, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला मजूमदार या अमात्य होता था। बकिया नवीस, यह सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। तो बकिया नवीस क्या था, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चितनीस, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। और जो चितनीस था ये क्या था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य भी देखता था। दबीर या मुयंत, यह विदेशी मामलों का प्रभारी था। तो दबीर या मुयंत क्या था, विदेशी मामलों का प्रभारी था। तो दबीर या मुयंत क्या था, विदेशी मामलों का प्रभारी था। सेनापति सर ए नौबत, और सेनापति कौन था, सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था और यह सेना की भर्ती, रसद आदि के प्रबंधन का कार्य संभालता था। तो यह क्या करता था, सेना में भर्ती करता था, रसद का और जो अन्य जो है तो व्यवस्थाएं थी उस सेना से संबंधित उनकी क्या करता था, प्रबंधन करने का काम करता था।
सातवें पंडित राव थे। यह विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व संभालता था। तो जो पंडित राव था ये क्या करता था, विद्वान एवं जो धार्मिक कार्यों के लिए धन दिया जाता था, अनुदान दिया जाता था, उसके दायित्व को संभालने का काम पंडित राव का था। और न्यायाधीश क्या था, तो न्यायाधीश जो था यह मुख्य न्यायाधीश होता था। तो इस तरह से 8 जो अष्ट प्रधान थे, शिवाजी के अष्ट प्रधान या अष्ट दिग्गज थे, तो उनमें पेशवा, मजूमदार, बाकिया नवीस और चितनीस, दबीर या मुयंत, सेनापति या सरे नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। तो याद रखेंगे पेशवा अष्ट प्रधान में सर्वोच्च पद था, राजा और राज्य का प्रधानमंत्री था। मजूमदार क्या था, राज्य की आय व्यय का लोका। मजूमदार याद रखेंगे अमात्य से आय व्यय, मजूमदार या अमात्य से आय व्यय। बकिया नवीस से सूचना गुप्तचर संधि विग्रह विभाग का अध्यक्ष, संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष था ये। चितनीस क्या था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। दबीर मुयंत क्या था, विदेशी मामलों का प्रभारी था। सेनापति सरे नौबत सेना में भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध कार्य को संभालता था। पंडित राव विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो धन दिया जाता था उनके क्या करता था, अनुदान का दायित्व संभालता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। तो शिवाजी ने क्या किया था, अपने राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था, तो 4 प्रांतों में शिवाजी ने स्वयं के राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित था, जो वायसराय के अधीन होते थे। तो ये जो प्रांत थे ये किसके अधीन होते थे, वायसराय के अधीन होते थे। प्रांत को परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था, और प्रांत को किसमें, तालुकों में और परगनों में विभाजित किया जाता था। तो प्रांत जो थे उनको तालुक और परगने में विभाजित किया जाता था। सैन्य व्यवस्था इनकी कैसी थी, शिवाजी ने अपनी सेना, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को यदि देखें तो शिवाजी ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा था, 2 भागों में विभक्त किया था, बरगीर और सिलेहदार। तो बरगीर और सिलेहदार के रूप में शिवाजी ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा था। बारगीर कौन होते थे, तो बारगीर से वो सेना वह सेना थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी। तो बारगीर सेना क्या थी, छत्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसे राज्य की ओर से वेतन एवं जो अन्य सुविधाएं थी वो उसको प्रदान की जाती थी। तो बारगीर वह सेना थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसे राज्य की ओर से वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी। सिलेहदार स्वतंत्र सैनिक थे, और जो सिलेहदार थे वो क्या थे, स्वतंत्र सैनिक थे जो स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। तो सिलेहदार क्या होता था, ये स्वतंत्र सैनिक थे, ये स्वयं क्या करते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे। शिवाजी ने नौसेना की भी स्थापना करी थी। तो शिवाजी ने क्या किया था, नौसेना की भी स्थापना करी थी। गावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। तो शिवाजी के अंगरक्षक जो थे वो कौन सैनिक थे, तो गावली सैनिक थे। गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी, और गावली क्या होती थी, गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, और जो शिवाजी की सेना थी उसमें मुसलमान सैनिक भी थे, लेकिन स्त्रियों में सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था। लेकिन शिवाजी की सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था, मतलब स्त्रियों की भर्ती नहीं करी जाती थी। शाही घुड़सवार सैनिकों को पागा कहा जाता था। तो जो शाही घुड़सवार सैनिक थे उनको पागा कहा जाता था। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था, और जो सर ए नौबत था वो संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। राजस्व व्यवस्था यदि देखें तो राजस्व व्यवस्था में शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भूमि कर व्यवस्था से प्रेरित थी। तो शिवाजी की जो क्या थी, राजस्व व्यवस्था थी, ये मलिक अंबर की भूमि कर व्यवस्था से प्रेरित थी। भूमि की पैमाइश के लिए काठी या गरीब का इस्तेमाल किया जाता था। तो काठी या गरीब का इस्तेमाल भूमि की पैमाइश के लिए किया जाता था। शिवाजी के समय में कुल कृषि उपज का 33% किया जाता था। तो शिवाजी के समय में जो कुल कृषि थी, शिवाजी के समय में कुल कृषि उपज का 33% किया जाता था, जो बाद में 40% हो गया। जो क्या हुआ, बाद में बढ़ करके 40% हो गया। चौथ तथा सर देशमुखी मराठा कराधान प्रणाली के प्रमुख कर थे। तो मराठा कराधान प्रणाली के प्रमुख करों में चौथ और सर देशमुखी। तो चौथ और सर देशमुखी जो कर थे ये मराठाओं के द्वारा लिए जाते थे। चौथ में क्या होता था, तो चौथ क्या था, सामान्य रूप से
मुगल क्षेत्रों की भूमि तथा पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होता था। तो चौथ क्या था? चौथ सामान्य रूप से मुगल क्षेत्रों की भूमि तथा पड़ोसी राज्य की आय का। तो जो मुगल क्षेत्र थे उनकी भूमि और जो पड़ोसी राज्य की आय होती थी, उसका चौथा हिस्सा होता था, जिसको वसूल करने के लिए उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था। और चौथ कर को वसूल करने के लिए जो ये क्षेत्र होता था, इस पर क्या करना होता था? आक्रमण तक करना पड़ता था। और सरदेशमुखी क्या होता था? तो यह एक वंशानुगत रूप से उस प्रदेश का सरदेशमुखी होने के नाते वसूल किया जाता था। तो उस प्रदेश का जो सरदेशमुखी होता था, वो सरदेशमुखी होने के नाते इसको वसूलता था। शिवाजी के अनुसार लोगों के हितों की रक्षा के लिए कर के बदले उनके सरदेशमुखी लेने का अधिकार दिया था। तो कर के बदले उनको क्या लेने का? सरदेश रक्षा करने के लिए उसके बदले सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। आगे देख लेते हैं। आय का 10% जो और ये जो सरदेशमुखी था ये कितना था? तो आय का 10% था, जो कि 1/10 भाग के रूप में होता था। तो जितनी आय होती थी वो 10% क्या होता था? सरदेशमुखी लिया जाता था। और पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा चौथ के रूप में वसूल किया जाता था। जदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था। तो मराठों के आक्रमण से बचने के एवज में क्या होता था? सरदेशमुखी को वसूल किया जाता था। जो राज्य क्या थे, चाहते थे कि मराठा उन पर आक्रमण न करें, तो वो उनको सरदेशमुखी देते थे, मतलब अपनी आय का 1/10 भाग या 10% दिया करते थे। ऐसा जदुनाथ सरकार इतिहासकार बताते हैं। आगे देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों को। तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों में संभाजी 1680-1689। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ गया। शिवाजी की पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। राजा राम को पदच्युत करके संभाजी ने 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। तो राजा राम को पदच्युत करके संभाजी ने क्या किया? 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। संभाजी ने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। और संभाजी ने क्या किया था? एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी। और संभाजी ने क्या किया था? 1681 ईस्वी में औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था, जिसका नाम अकबर द्वितीय था, उसको शरण दी थी। मार्च 1689 में औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? औरंगजेब ने। मार्च 1689 में औरंगजेब ने इसी समय संभाजी के पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में बंद किया था, तो बंदी बना लिया था। तो इसी टाइम पर उसने क्या किया था? जो संभाजी का पुत्र साहू था, उसको भी रायगढ़ के किले में ही बंदी बना लिया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। राजा राम फिर शासक बनता है 1689-1700 ईस्वी। तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। तो जैसे ही क्या हुई? संभाजी की मृत्यु हो गई, तो राजा राम को क्या हुआ? मराठा साम्राज्य ने अपना छत्रपति घोषित किया। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गया। तो रायगढ़ से जिंजी राजधानी परिवर्तन करने वाला राजा राम था, जो कि मुगलों के आक्रमण के भय से उसने अपनी राजधानी को जिंजी ले गया। 1698 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। तो जिंजी क्या था? मुगलों के खिलाफ क्या था? मराठा गतिविधियों का केंद्र था 1698 ईस्वी तक। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बना। और 1699 में क्या हुआ? सतारा मराठों की राजधानी बनता है। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र साहू का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर नहीं बैठा। तो राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र साहू का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया, जो 1700 ईस्वी तक चलता रहा। तो राजा राम के नेतृत्व में क्या हुआ? मराठों ने मुगलों के विरुद्ध क्या किया? स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया, जो 1700 ईस्वी तक चला। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा। तो राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में
जो राजाराम की विधवा पत्नी थी ताराबाई, उसने क्या किया, अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। तो जो उसकी पत्नी क्या थी, विधवा पत्नी ताराबाई थी, उसने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा करके मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। 1707 से 1748 ईस्वी औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। तो औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र बहादुर शाह ने क्या किया, बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। तो जो शाहू था, इसको कैद से मुक्त करने का काम औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह ने किया। अक्टूबर 1707 में शाहू ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। और क्या हुआ, अक्टूबर 1707 में राजा राम की पत्नी, विधवा पत्नी ताराबाई और शाहू के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ और शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद ली और स्वयं विजयी हुआ। शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। और शाहू ने क्या किया था, 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो गया। और जैसे ही क्या हुआ, पेशवा पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति हुई, तो जो पेशवा का पद था वो शक्तिशाली हो गया और छत्रपति क्या था, नाम मात्र का शासक रह गया। और जो छत्रपति था वो क्या हुआ, नाम मात्र का शासक रह गया। अब देख लेते हैं पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य किस तरह से रहा। तो पेशवाओं के अधीन तो बालाजी विश्वनाथ 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ ने अपना राजनीतिक जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। तो बालाजी विश्वनाथ क्या था, एक ब्राह्मण था और इसने क्या किया था, अपना राजनीतिक जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था के रूप में हुई थी। तो बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगल तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था में की गई थी। और इसमें क्या था, दोनों पक्षों के अधिकार तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई थी। और इसमें दोनों पक्षों के अधिकार तथा प्रभाव क्षेत्र की विधि पूर्वक व्यवस्था करी गई थी। बालाजी विश्वनाथ को सम्राट निर्माता भी कहा जाता है। और बालाजी विश्वनाथ को क्या कहा जाता है, सम्राट निर्माता भी कहा जाता है। उसने मुगलों की राजधानी में अपनी एक बड़ी सेना भेजकर सैयद बंधुओं की सहायता की थी। और इसने क्या किया था, मुगलों की राजधानी में अपनी एक बड़ी सेना भेज करके सैयद बंधुओं की सहायता की थी, जो मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। और ये क्या थे, मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप से जाने गए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इतिहासकार टोपल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो इतिहासकार टोपल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसको मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। आगे देख लेते हैं, अगला शासक बाजीराव प्रथम होता है। 1720 से 1740 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। और बालाजी विश्वनाथ की 1720 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को शाहू ने पेशवा नियुक्त किया। तो बाजीराव प्रथम को क्या किया, शाहू ने पेशवा नियुक्त कर दिया। बाजीराव प्रथम के पेशवा काल में मराठा साम्राज्य की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। तो उस समय क्या था, बाजीराव प्रथम के टाइम पर जो पेशवा काल था उसमें मराठा साम्राज्य की जो ताकत थी वो पीक पर पहुंच गई थी, अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। 1724 में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो 1724 में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने क्या किया था, दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और निजाम उल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बाजीराव प्रथम ने 1728 में पालखेड़ा का युद्ध, बाजीराव प्रथम ने 1728 में
पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया। याद रखेंगे इन युद्धों को कभी कभी मैच द फॉलोइंग में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को हराया था। और फिर निजाम उल मुल्क ने जब अपनी स्थिति क्या किया और मजबूत हो गई तो उसने मराठों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की और बाजीराव प्रथम ने 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को हरा दिया। तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया था, पालखेड़ा के युद्ध 1728 में निजाम उल मुल्क को पराजित किया। 1728 में ही निजाम उल मुल्क बाजीराव प्रथम के बीच एक मुंशी शिवगांव की संधि हुई। तो एक क्या होती है, मुंशी शिवगांव की संधि होती है निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, और इसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। तो इसमें जो क्या था, हैदराबाद वाला निजाम उल मुल्क था, इसने क्या किया, ये जो निजाम था इसने मराठों को क्या कर लिया, चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के आदर्शों के प्रसार के लिए प्रयत्न किया, और जो बाजीराव प्रथम था इसने क्या किया, हिंदू पातशाही के आदर्शों के प्रसार के लिए प्रयत्न किया। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया, और बाजीराव प्रथम ने ही क्या किया था, शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। और 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा वेसिन छीन लिया। 1739 ईस्वी में बाजीराव ने क्या किया था, बाजीराव प्रथम ने ही क्या किया था, पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया। बालाजी बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोंसले शासकों को सम्मिलित कर एक मराठा मंडल की स्थापना करी। तो जो बालाजी बाजीराव प्रथम था इसने क्या किया, ग्वालियर के सिंधिया और गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा नागपुर के भोंसले शासकों को सम्मिलित करके एक मराठा मंडल की स्थापना करी थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव नया पेशवा बनता है। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बनता है। 1740-1761 इसका टाइम पीरियड था। नाना साहेब के पेशवा और नाना साहेब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जो क्या थे, बालाजी बाजीराव जो नया पेशवा बनता है इसको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। 1750 में रघुजी भोंसले, 1750 में क्या था, रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से राजा राम द्वितीय के संग संगौला की संधि हुई। तो 1750 में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय के बीच में क्या हुई, संगोला की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया। तो इसी संधि के बाद क्या हुआ, इसी संधि से जो पेशवा था वो मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया। छत्रपति नाम मात्र का राजा रह गया, और जो छत्रपति था ये केवल क्या हुआ, नाम मात्र का, नॉमिनल क्या था, किंग था, नॉमिनल किंग रह गया था। बालाजी बाजीराव पेशवा काल में पूना मराठा राजनीति का केंद्र हो गया। तो बाला बाजीराव पेशवा काल में जो पूना था ये मराठा राजनीति का केंद्र हो गया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में ही क्या है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, और ये युद्ध क्या हुआ, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध दो कारणों से हुआ। पानीपत के यदि तीसरे युद्ध को देखें तो वो दो कारणों से हुआ। पहला कारण, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। तो जो नादिर शाह था ईरान का, उसकी ही तरह अहमद शाह जो अब्दाली था ये भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदू पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, और जो मराठे थे वो पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर के दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। तो पानीपत के युद्ध में जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति विश्वास राव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। लेकिन जो वास्तविक सेनापति था वो विश्वास राव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। तो इस तरह से जो है तो सेना का नेतृत्व हो रहा था। इसी युद्ध में मराठों की पराजय और विश्वास राव और सदाशिव राव सहित 28,000 सैनिक मारे गए। तो जो क्या था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, इसमें मराठों की पराजय हुई
और विश्वासराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ सहित 28,000 सैनिक भी इसमें मारे गए। आगे देख लेते हैं माधवराव, 1761 से 1772 ईस्वी इनका टाइम पीरियड था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के बाद माधवराव पेशवा बनते हैं। तो माधवराव क्या होते हैं? पेशवा बनते हैं। माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। तो जो माधवराव पेशवा था, इसकी सबसे जो बड़ी सफलता थी वो मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। माधव ने 1763 में उदगीर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। तो 1763 में माधव ने क्या किया था? उदगीर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन की संधि हुई। और क्या हुआ? माधवराव और जो हैदराबाद का निजाम था उसके बीच में क्या हुई? राक्षस भवन की संधि हुई। और 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उसे नजराना देने के लिए बाध्य भी इन्होंने किया। तो हैदर अली को भी पराजित किया और उसको नजराना देने के लिए बाध्य किया। माधवराव ने रूहेलों, राजपूतों और जाटों के अधीन लाकर उत्तर भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। तो माधवराव ने क्या किया? रूहेलों, राजपूतों और जाटों को अपने अधीन ला करके उत्तर भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। 1771 में माधवराव के शासनकाल में 1771 में ही माधवराव के टाइम पीरियड पर मराठा निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा कर पेंशन भोगी बना दिया। तो मराठों ने क्या किया? जो निर्वासित क्या था? मुगल बादशाह शाह आलम था, इसको दिल्ली की गद्दी में बैठा कर इसको पेंशन भोगी बना दिया। नवंबर 1772 में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। तो 1772 में क्या हुआ? माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। उसके बाद नारायण राव जो है तो शासक बनता है, पेशवा बनता है। तो नारायण राव 1772-1774 ईस्वी, माधवराव की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः माधवराव की मृत्यु के उपरांत उसके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बनता है। तो उसका छोटा जो है तो भाई था माधवराव का, नारायण राव, वो क्या होता है? उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है, पेशवा बनता है। नारायण राव का अपने चाचा राघोबा से गद्दी को लेकर संघर्ष होता है। और जो नारायण राव था उसका अपने चाचा राघोबा से गद्दी को लेकर लंबे समय से संघर्ष चला, जिसमें अंततः राघोबा ने क्या किया था? 1774 में नारायण राव की हत्या कर दी। तो राघोबा ने 1774 में क्या किया? नारायण राव की हत्या कर दी। माधव नारायण राव फिर उसके बाद शासक बनता है। तो 1774 से 1796 ईस्वी तक इसका जो है तो पेशवा पद था। 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उसके पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा की गद्दी पर बैठाया गया। इसके समय में नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। तो माधव नारायण के काल में ही क्या किया गया? नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया था, जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन था। और इसी के हाथों में क्या था? जो वास्तविक प्रशासन था वो होता था। इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इसी के काल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। और 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई और उसी संधि के द्वारा जो है तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई। और ये जो संधि थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC और मराठा साम्राज्य के मध्य हुई। टीपू सुल्तान ने 1792 में तथा हैदराबाद के निजाम को 1795 में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार फिर पुनः स्थापित हो गई। तो टीपू सुल्तान को मराठों ने 1792 में और हैदराबाद के निजाम को 1795 में परास्त करने के बाद जो मराठा शक्ति थी एक बार फिर से स्थापित हो गई। फिर उसके बाद अगला शासक बनता है बाजीराव द्वितीय। तो माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। इसकी अकुशल नीतियों के कारण मराठा संघ में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया। तो जो ये था बाजीराव द्वितीय, जो राघोबा का पुत्र था, उसकी नीतियां कैसी थी? अकुशल थी। इस कारण से मराठा संघ में काफी मतभेद उत्पन्न हो गया। और 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के बेसीन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठों का आपसी विवाद पटल पर आ गया। तो जो मराठों का क्या था?
आपसी विवाद था वो पटल पर आ गया। सिंधिया तथा भोसले ने अंग्रेजों के साथ की गई इस संधि का कड़ा विरोध किया और सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों के साथ ये जो संधि की उस संधि का कड़ा विरोध किया था। आगे फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। तो द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को अलग अलग संधि करने के लिए विवश किया। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले पराजित हुए अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने क्या किया, सिंधिया और भोसले को अलग अलग संधि करने के लिए विवश किया। 1803 में अंग्रेजों और भोसले के साथ देवगांव की संधि कर कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया। तो 1803 में अंग्रेजों और भोसले के साथ देवगांव की संधि करके कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया था और अंग्रेजों ने 1803 में ही सिंधियाओं से सरजी अर्जन गांव की संधि कर उसे गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए बाध्य किया। तो सरजी अर्जन गांव की संधि से गंगा यमुना का क्षेत्र देने के लिए अंग्रेजों ने बाध्य कर दिया सिंधियाओं को। और 1804 में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो 1804 में अंग्रेजों और होलकर के बीच में क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें पराजित होकर होलकरों ने अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधि कर ली। तो इसमें क्या हुआ, होलकरों ने अंग्रेजों के साथ क्या किया, राजपुर घाट की संधि कर ली। मराठा शक्ति का पतन 1818 ईस्वी में हो गया। तो मराठा शक्ति का पतन 1818 ईस्वी में हो गया जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर लिया था। तो जब क्या हुआ था, स्वयं पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था उसने अपने आप को पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कर लिया, अपने को अंग्रेजों के अधीन मान लिया। बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में विलय कर पेशवा पद को समाप्त कर दिया। तो पेशवा पद को समाप्त करना बाजीराव द्वितीय ने पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में विलय करके पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। आगे देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं। तो स्मरणीय तथ्यों में आरंभ में पेशवा का पद अष्टप्रधान की सूची में दूसरे स्थान पर था, किंतु पेशवा बाजीराव के समय यह पद वंशानुगत हो गया। तो आरंभ में शुरू में क्या था, जो पेशवा का पद था वो अष्टप्रधान की सूची में दूसरे स्थान पर था, किंतु पेशवा बाजीराव के समय यह पद वंशानुगत हो गया। पूना में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। तो पूना में क्या था, जो पेशवा का सचिवालय था वो हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। यह पेशवा कालीन मराठा प्रशासन का केंद्र था और ये क्या था, पेशवा कालीन जो मराठा प्रशासन होता था उसका केंद्र था। 1750 में संगोला की संधि द्वारा 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के द्वारा मराठों का वास्तविक प्रधान पेशवा बन गया। तो संगोला की संधि के द्वारा मराठों का जो क्या था, रियल जो प्रधान था, रियल प्रमुख था, वो कौन था, वो पेशवा बन गया था। जदुनाथ सरकार ने बताया कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र का निर्माता मानता हूं। तो जदुनाथ सरकार इतिहासकार हैं, अगर इनकी माने तो ये क्या मानते हैं कि शिवाजी हिंदू प्रजाति के अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी का राजस्व प्रशासन अहमदनगर के मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित था और शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन था वो अहमदनगर के मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित था। बालाजी प्रथम द्वारा हिंदू पद पातशाही का आदर्श शुरू किया गया था। तो बालाजी प्रथम के द्वारा ही क्या था, हिंदू पद पातशाही का आदर्श शुरू किया गया था, जिसे बाजीराव ने समाप्त कर दिया। जिसको क्या किया, समाप्त करने का काम बाजीराव ने किया। और इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार यदि माने तो बाजीराव की प्रशासनिक योग्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना, राज्य की आय के साधनों को बढ़ाना तथा उन संसाधनों को राज्य के हित में अधिकाधिक प्रयोग करने की थी। तो यदि इतिहासकार सरदेसाई की माने तो जो बाजीराव था, इसकी प्रशासनिक योग्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी तो वो थी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना और राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने और उन संसाधनों को राज्य के हित में अधिकाधिक प्रयोग करने की थी।
पेशवाओं के शासनकाल में प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य देशमुख अथवा देशपांडे नामक अधिकारी करते थे। तो पेशवा के टाइम पीरियड पर क्या था, शासनकाल में प्रशासन के भ्रष्टाचार रोकने का कार्य देशमुख तथा देशपांडे नामक अधिकारी करते थे और ये राजस्व अधिकारी होते थे। और ये क्या होते थे, राजस्व अधिकारी होते थे। महल का प्रधान हवलदार होता था और जो महल होता था उसका प्रधान कौन होता था, हवलदार होता था, जिसकी सहायता मजूमदार और फडणवीस करते थे। तो जिसकी क्या करता था, सहायता करने का काम मजूमदार और फडणवीस करते थे। पटेल और कुलकर्णी ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे और जो पटेल थे और कुलकर्णी थे ये ग्राम प्रशासन के अधिकारी होते थे। पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया था। तो यदि पेशवाओं के टाइम पीरियड पर कोई विधवा यदि फिर से विवाह करती थी तो पतदाम नामक उसको कर चुकाना पड़ता था। काम विसदर नामक अधिकारी चौथ वसूलते थे। तो काम विसदर नामक जो अधिकारी थे वो चौथ वसूलते थे, जबकि सर देशमुखी वसूलने का काम गुमास्ता नामक अधिकारी करते थे। तो सर देशमुखी गुमास्ता और काम विसदर चौथ वसूलते थे। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि इस तरह की श्रृंखलाएं आप लोगों के लिए लाई जाती रहें। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।